जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और बच्चों यहां पर इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे अध्याय हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोग अब तक बात कर चुके हैं एल्केन बनाने की विधियों की, कि कैसे एल्केन को अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। और इस लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे एल्केन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की, कि किस तरह के भौतिक गुण होते हैं। इसके भौतिक गुणों में बेटा हम भौतिक अवस्था की बात करेंगे, क्वथनांक की बात करेंगे, गलनांक की और विलेयता की, और रासायनिक गुणों में इसकी हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बेटा अगर आप नीट की या जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये ध्यान से समझिए। थोड़ा सा बेटा मैं धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को 1.5 में करके देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी समय कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूं कि एकदम बेसिक से मैं अपनी बातों को समझाऊं, इसलिए थोड़ा सा मैं आराम आराम से काम करूंगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं कि यहां पर भौतिक गुण, किसी भी यौगिक के भौतिक गुण अगर मुझे जानने हैं तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि उसमें अणुओं के बीच में किस तरह का आकर्षण बल है। अणुओं के बीच में मतलब बेटा अंतराण्विक, अणुओं के बीच का मतलब होता है अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी यौगिक की, किसी भी प्रकार के यौगिक की भौतिक गुण अगर जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले उसके अणुओं के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल को देखेंगे कि किस तरह का बंध है, मजबूत है, कमजोर है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये समझेंगे। उसी के आधार पर भौतिक गुण आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो भौतिक गुणों को समझने के पहले मैं 3-4 बातें आपसे करना चाहता हूं, ताकि आपको भौतिक गुण एकदम पानी की तरह समझ में आ जाए। तो पहली बात है बेटा एल्केनों के भौतिक गुण में, पहली बात तो यह है कि एल्केन के अणुओं के बीच में, एल्केनों में कौन सा बल पाया जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एल्केनों में दुर्बल वान डेर वाल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। एल्केन के अणुओं में कौन सा बल पाया जाएगा बेटा, एक बार फिर से सुने, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल। ये जो बल है दुर्बल है, नाम में पहले ही लगा दिया, मतलब कि बेटा ये जो परमाणुओं के बीच में बंध होते हैं, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, या बेटा हाइड्रोजन बंध होता है, या धात्विक बंध होता है, उन सबसे दुर्बल बंध है, बहुत ही दुर्बल बंध है ना। बस दो अणु एक दूसरे के पास है तो उनके बीच में हल्का फुल्का आकर्षण बल है, वही है बेटा ये, है ना। तो अभी क्या एल्केनों में कौन सा पाया जाता है बेटा, दुर्बल, कौन सा, वान डेर वाल, वान डेर वाल, ये बेटा वैज्ञानिक का नाम था, वान डेर वाल, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, ध्यान रखना बेटा। अणुओं के बीच में कौन सा बल होता है एल्केनों में, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल, ठीक है। अब ये बल बहुत दुर्बल है, दुर्बल है बेटा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो ये बल भी बढ़ता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कोई भी बल होता है बेटा वो निर्भर करता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो वान डेर वाल आकर्षण बल है ये प्रबल होता चला जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे मान के चलो यहां पर मैं लिखता हूं 1 कार्बन वाला एल्केन, फिर बेटा 2 कार्बन वाला एल्केन, और फिर इसी तरह से मैं लिखता हूं क्या, 3 कार्बन वाला एल्केन। तो आप भी देख सकते हो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होते चल जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है इसका, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए मैं सारी चीजें लॉजिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो बेटा इतनी देर में तो भौतिक गुण ही बता सकता था मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एकदम जीरो से चीजें पता चले और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, है ना। बस आप ध्यान से समझते चलिए, देखते चलिए। तो होगा क्या, हम बोलेंगे कि ये जो वान डेर वाल आकर्षण बल है, वान डेर वाल आकर्षण बल, आकर्षण बल ये क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा जो वान डेर वाल आकर्षण बल है उतना ही अधिक प्रबल होगा।
ठीक है बच्चों, चलिए फिर और बातें करते हैं हम। तो क्योंकि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार्बन की संख्या बढ़ते चली जाएगी, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होगा बेटा, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, इनके बीच में जो आकर्षण बल है प्रबल होता जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण क्या होगा, वांडरवाल आकर्षण बल, वांडरवाल अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक मतलब है अणुओं के बीच में, ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा बेटा, प्रबल होते चला जाएगा, ठीक है, प्रबल होता है। ये एक बात। अब एक आखिरी बात देखिए, जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूं बेटा 5 कार्बन वाला, मतलब पेंटेन बना रहा हूं मैं। पेंटेन एक ये है जिसमें सीधा सीधे हैं सारे कार्बन, इसको हम साधारण नामकरण करते समय एन पेंटेन कहते हैं। एन मतलब होता है नॉर्मल, मतलब सीधी सीधी श्रृंखला है। जबकि बेटा हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को शाखा में लगा देते हैं और 4 कार्बन को सीधे सीधे। देखिए यहां पर 5 कार्बन टोटल, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें क्या एक कार्बन शाखा में लगा हुआ है। इसमें 5 सीधे सीधे थे, इसमें 4 सीधे सीधे एक शाखा में लगा दिए। और अगला बेटा 5 कार्बन वाला एक और ले हम, कुल मिला के मैं इनके समावयवी बना रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर जैसे ये 5 कार्बन इसमें भी है, लेकिन मुख्य श्रृंखला में 4 है और शाखा में 2 है, तो कुल मिला के बेटा जैसे जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर बेटा बहुत कम हो गया। यानी कि शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, और बच्चों जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सॉरी घटेगा, तो उससे क्या होगा, जो अंतराण्विक आकर्षण बल है दुर्बल होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 बातें बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये 3 बातें आप ध्यान रखते हैं तो भौतिक गुण बेटा चुटकियों में आप कर लोगे। तो अगली बात मैं क्या बोल रहा हूं कि शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, और घटने के कारण क्या होगा, घटने के कारण क्या होगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण अंतराण्विक वांडरवाल आकर्षण बल, वांडरवाल आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल लिख लो आप, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होते जाता है, दुर्बल होने लगता है, दुर्बल होने लगता है। तो ध्यान रखें बेटा 3 बात है। पहली बात, एल्केन के अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, आपसे कोई पूछे तो आप ध्यान रखें बेटा कि एल्केन के अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है, मजबूत होते जाता है। और कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, और जैसे जैसे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल आकर्षण बल प्रबल होता चला जाएगा, ठीक है। और आखिरी बात कि जैसे जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वांडरवाल आकर्षण बल दुर्बल होने लगता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता चला जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इतनी बात करने के बाद अब हम प्रारंभ करते हैं इसके भौतिक गुणों को। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि ठोस, द्रव या गैस। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जब कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है तो अंतराण्विक वांडरवाल आकर्षण बल बहुत दुर्बल है,
और दुर्बल होने के कारण इनके अणु दूर दूर रहते हैं। देखो जब अणुओं के बीच में जो बल है वो बेटा बहुत दुर्बल है, नाम मात्र का बल है, बहुत कमजोर है, तो अणु बहुत दूर दूर रहेंगे। अगर इनमें आकर्षण बल मजबूत रहता है तो पास पास रहते हैं। अगर बेटा बल कमजोर है इसीलिए तो ये दूर दूर है। दूर दूर है तो कौन सी अवस्था होगी? गैसीय अवस्था। तो याद रखें बेटा कि कार्बन जब 1 से लेके 4 तक होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो जो एल्केन है वो होते हैं गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैस होते हैं। जबकि अगर ज्यादा हो, 5 से लेके हम बोलते हैं 17 तक के हो, ठीक है बेटा, यानी कि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऐसे 17 तक। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वांडर वाल बल प्रबल होते जाएगा, प्रबल होगा तो अणु थोड़े पास पास आएंगे, थोड़े पास पास आएंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चों ये द्रव अवस्था में आने लगते हैं। और जब 18 या इससे उच्च कार्बन वाले एल्केन होते हैं, मतलब C18 से 19-20 जितने तक जाना हो बेटा, वो सब होते हैं मुलायम ठोस। ठोस होते हैं लेकिन ऐसे बेटा पत्थर टाइप कठोर नहीं होते हैं, मुलायम मोम की तरह ठोस होते हैं ना, इनको हम मोमी ठोस भी कहते हैं। तो ये हो गई इनकी भौतिक अवस्था कि जो निम्न कार्बन वाले हैं, मतलब कि C1 से लेके कार्बन 4 तक के, वो होते हैं क्या आपके गैसीय अवस्था में। 5 से लेके 17 तक के होते हैं द्रव, और बेटा 17 के बाद यानी 18 से लेकर के उच्च जितने भी एल्केन है वो सब होते हैं मोमी ठोस। क्यों होते हैं मैंने सारे रीजन बताए। क्यों? क्योंकि जब कार्बन की संख्या कम थी तो बंध दुर्बल थे, अणु दूर दूर थे, इसलिए गैस। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ी, अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे बेटा आकर्षण बल बढ़ता चला गया तो द्रव अवस्था में आ गए। अणुओं में परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या और बढ़ी तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल और बढ़ा तो ये ठोस अवस्था में आ गए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगले भौतिक गुण की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बेटा क्वथनांक। क्वथनांक आप जानते हो, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलता है या बेटा कोई भी पदार्थ उबलता है उसे उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो होता क्या है, एल्केनों में जो बंध है बेटा कैसा है? बहुत दुर्बल है, और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इनके जो क्वथनांक है बेटा बहुत ही कम होते हैं, अति निम्न क्वथनांक होते हैं। क्यों होते हैं निम्न क्वथनांक? क्योंकि अणुओं के बीच में बंध दुर्बल है, तो हमें इसको उबालने के लिए ज्यादा गर्म करना ही नहीं पड़ेगा। अगर बंध प्रबल होता, अणुओं के बीच प्रबल बंध होता तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ता, तभी तो बेटा उबल पाता है। जैसे पानी 100 डिग्री में उबलता है, क्यों उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में? क्योंकि बच्चों जल के अणुओं में प्रबल आकर्षण बल है, हाइड्रोजन बंध है। इसके कारण वो क्या होता है, अत्यधिक मजबूत बल होने के कारण हमें ज्यादा ताप देना पड़ता है, तब जाके वो उबलता है। लेकिन आप एल्केन को देखोगे तो एल्केन क्या है, बंध बड़ा कमजोर है, कमजोर बंध होने के कारण थोड़ा सा गर्म करो और बेटा ये उबल के तैयार। तो क्वथनांक की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो क्वथनांक में हम पहली बात तो ये बोलेंगे कि एल्केनों के क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं। एल्केनों के क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं। अब बेटा निम्न होते हैं कहने का मतलब कि अगर हम दूसरे कार्बनिक यौगिकों से तुलना करें, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, हेलोएल्केन से, तो इनके क्वथनांक कम ही निकल के आएंगे। ये बात ध्यान रखना आप। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको ऐसा नहीं कि इसी अध्याय में लगने वाला है, 12वीं में बेटा हर एक ऑर्गेनिक के अध्याय में ये सब बातें हम किया करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे लेवल की चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब कम होता है, लेकिन हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकर्षण बल प्रबल होगा और वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब बेटा यहां से ये भी हम सीख गए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होगा बेटा, क्वथनांक बढ़ते हैं, है ना, क्वथनांक बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है बेटा, इसका कारण है क्योंकि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है अणुओं के बीच में वांडरवाल आकर्षण बल प्रबल होते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। मैंने पहले ही सारी बातें इसीलिए क्लियर करते हुए चल रहा हूं। जैसे बच्चों मान लो परीक्षा में आ गया कि आपके पास मीथेन है,
और एथेन है, और बेटा प्रोपेन है, और क्या है, मान के चलो आपके पास है प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे बेटा आपके पास अलग अलग एल्केन है बहुत सारे। और बोला गया है कि भैया इनको क्वथनांक का क्रम में लिखिए। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। क्यों? कार्बन की संख्या अधिक तो वंडरवाल बल मजबूत होगा, और जहां कार्बन की संख्या कम है उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये बात बेटा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में भी काम पड़ सकती है, और नीट वगैरह में बेटा आपको एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली बात, कि अगर इसमें शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, है ना, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, की संख्या बढ़ने पर, बढ़ने पर समावयवी एल्केनों में, समावयवी एल्केनों में क्या होगा बेटा? एल्केनों में क्वथनांक घटता है। शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उतना कम होगा। क्यों होगा बच्चों? मैंने बताया आपको, शाखाओं की संख्या बढ़ती है, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो अणुओं के बीच का दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल और भी दुर्बल होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो हम बड़े आराम से, जैसे बेटा आपको मैं देता हूं, एक है आपके पास मान लो एन पेंटेन, सीधे सीधे हमने 5 कार्बन को इस तरह से जोड़ा है। फिर इसका एक समावयवी है जिसमें बच्चों हमने किसी एक कार्बन को शाखा में लगा दिया है, और अपनी मुख्य श्रृंखला में क्या हुआ है, केवल 4 कार्बन है, और जबकि यहां 2 शाखाएं लगा दिए। अब पूछा गया बेटा कि बताइए किसका क्वथनांक उच्च है। बता देंगे बेटा बड़े आराम से, ये है आपका एन पेंटेन, साधारण नामकरण में इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, और इसे बोलेंगे बेटा क्या, नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए सीधे सीधे 5 कार्बन है, सीधे सीधे कार्बन है, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहां पर शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, वांडरवाल आकर्षण बल दुर्बल होते जाएगा, जिसके कारण बच्चों क्या होगा, क्वथनांक घटेगा। या आप सीधे समझे, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। अब ये बात एल्केन के लिए बस मत बोलो, आप आगे चल के बेटा एल्कीन, एल्काइन और 12वीं में पढ़ोगे क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और बेटा एल्कोहल पढ़ोगे, इसके अलावा एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे। सबके लिए ये बात कॉमन है क्या, कि जैसे जैसे शाखाओं में ज्यादा कार्बन जाएंगे वैसे वैसे क्वथनांक क्या होगा बच्चों, घटता चला जाएगा। तो ये हमने कुछ बातें कर लिए इसके भौतिक गुण की, जो था क्या, क्वथनांक। आई होप बेटा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बढ़िया से नोट करते चले जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा गलनांक। तो गलनांक की थोड़ी सी पिक्चर अलग है। जैसे बच्चों हमने देखा, मान के चलो 3 कार्बन वाला एल्केन है, ठीक है, ये है हमारा 3 कार्बन वाला एल्केन, एक अणु है ये इसका, और दूसरा हम ले रहे हैं बेटा 4 कार्बन वाला एल्केन। ठीक है, 4 कार्बन वाला एल्केन, मतलब कि एक मैंने लिया सम संख्या वाला, सम कार्बन की संख्या वाला, और एक विषम कार्बन की संख्या वाला। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो देखो बेटा 3 में क्या है, ये जो कार्बन है एक दूसरे के सामने है, और एक दूसरे के सामने होने के कारण इन परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण आने लगता है, और प्रतिकर्षण आने के कारण ये बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, ये अपने क्रिस्टल जालक में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, किनारे हैं बिल्कुल दूर दूर, देखो बेटा किनारे एकदम दूर दूर है, अपोजिट साइड है, और किनारे जितनी ज्यादा दूर रहेंगे बच्चों उतनी अच्छी बात है। क्यों, दूर रहेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं हो पाएगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से इनमें अणु व्यवस्थित रहेंगे और इनका गलनांक अधिक होगा। तो सीधी सी बात है कि वे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है, वे संगत विषम कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले, या बेटा अपने से उच्च
विषम कार्बन की संख्या वाले हाइड्रोकार्बन या एल्केन से उनका गलनांक जो होगा सम वालों का उच्च होगा, विषम वालों का निम्न होगा। चलिए पहले लिखता हूं मैं, फिर आपको बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो बच्चों मैं लिखूंगा यहां पर कि सम कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले, सम कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले एल्केनों का गलनांक क्या होगा बच्चों? एल्केनों का गलनांक क्या होता है? अपने से उच्च, अपने से, या बेटा ऐसे बोलो, अगले विषम संख्या वाले से, ठीक है, अगले विषम संख्या वाले, अगले विषम कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले एल्केनों से कैसा होता है बच्चों? उच्च होता है। ध्यान रखना, सम संख्या वाले का अधिक होता है, विषम वाले का कम होता है, ठीक है। जैसे चलो अपन देख सकते हैं बेटा, मान लो एक कार्बन है CH4, फिर दो कार्बन वाला है C2H6, फिर है C3H8, फिर है बेटा C4H10, फिर क्या है C5H12 और C6H14। ये हेक्सेन तक के मैंने लिख लिया। अब इनके गलनांक का क्रम बताना है, विषम वाले का कम, सम वाले का ज्यादा, विषम वाले का कम, सम वाले का ज्यादा, विषम वाले का कम, सम वाले का ज्यादा। फिर बच्चों क्या होगा? विषम वाले का कम, सम वाले का ज्यादा, और इसी तरह से आगे भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? सम, उनके गलनांक होते हैं उच्च, जबकि कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है विषम, तो उनके गलनांक होते हैं निम्न। अगला है बेटा, अगला विलेयता। और जब भी हमें विलेयता देखनी होती है तो हम दो तरह के विलायकों में देखेंगे। पूरी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के विलायकों में देखेंगे, एक जल में और एक जल को छोड़ करके कार्बनिक विलायकों में, ठीक है। एक जल में और एक जल को छोड़ करके कार्बनिक विलायकों में। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आपको कभी भी विलेयता पता करना है कि कोई चीज घुलेगी कि नहीं घुलेगी, तो आप देखो उनके बंध की प्रकृति। जैसे एल्केन जो है ना, एल्केन अध्रुवीय है। अध्रुवीय है कहने का मतलब इसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। जैसे बेटा मेथेन को आप देखोगे CH4 है, तो ऐसी शक्ल है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कोई आवेश नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता लगभग समान है, और समान ऋण विद्युतता होने के कारण कोई भी परमाणु अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करने वाला, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा तब तक इसमें कोई आवेश नहीं आएगा। तो बेटा ये है कैसा? एल्केन होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एल्केन कैसे होते हैं? अध्रुवीय, याद रखने वाली बात है। हालांकि एल्कीन और एल्काइन भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, लेकिन अभी हम क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं इसलिए एल्केन को आप ध्यान रखें कैसे होते हैं? अध्रुवीय, ठीक है। सारे हाइड्रोकार्बन बेटा, सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सब होते हैं अध्रुवीय, ठीक है। अब जब भी विलेयता चेक करता हूं तो दो तरह के विलायक में देखूंगा, ध्रुवीय और अध्रुवीय। और बेटा विलेयता के लिए एक मंत्र याद कर लो आप। क्या है मंत्र मेरे पास? समान समान में विलेय होता है। समान समान में विलेय मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में विलेय और अध्रुवीय अध्रुवीय में विलेय। जैसे बच्चों आपकी दोस्ती होती है तो एक से स्वभाव वालों की दोस्ती, बदमाश की दोस्ती बदमाश से ही होगी, और बेटा एक अच्छे बच्चे की दोस्ती अच्छे बच्चे से ही होगी। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं बेटा हर तरह के दोस्त भी होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा हूं मैंने कि एक होशियार बच्चे की दोस्ती होशियार से होगी और एक बेटा बदमाश की बदमाश से होगी। तो होता क्या है, यहां पर जो हम विलेयता के लिए बोलते हैं कि समान समान में विलेय है, मतलब कि ध्रुवीय ध्रुवीय में, ध्रुवीय ध्रुवीय में एवं अध्रुवीय अध्रुवीय में विलेय होते हैं, एवं अध्रुवीय अध्रुवीय में विलेय होते हैं। ध्यान रखें बच्चों,
लेकिन इसका उल्टा भी है कि विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे में नहीं घुलते, मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलेगा और अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये कैसे है, एल्केन जो है अपने ये तो अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय है मतलब कि ये ध्रुवीय में नहीं घुलेंगे। तो बच्चों याद रखें कि एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के कारण, अध्रुवीय प्रकृति के कारण, अब देखो जल तो अपना बेटा ध्रुवीय है तो जल में ये नहीं घुल पाएंगे, है ना, जल में अविलेय होते हैं, मतलब कि घुल नहीं पाते हैं, अघुलनशील भी लिख सकते हो आप, अविलेय होते हैं। ठीक है, यानी कि एल्केन की प्रकृति खुद की कैसी बेटा, अध्रुवीय, इसीलिए ये जल में नहीं घुल पाएंगे, जल में अविलेय होते हैं, किंतु अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होंगे, अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। कार्बनिक विलायकों जैसे बेटा, जैसे आप ले लो CCl4 अध्रुवीय है, ये बेटा आप ले लो C6H6 बेंजीन, इनमें क्या होते हैं, आदि में क्या होंगे बच्चों, विलेय होंगे, मतलब घुलनशील होंगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों इसके भौतिक गुण। हमने बड़े आराम से एक भौतिक गुण को समझा और सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई। चलिए फिर देखते हैं अब इसके रासायनिक गुणों को। एल्केन के रासायनिक गुण में आपको बताऊं उसके पहले बेटा आपको मैं एक बात बताता हूं, एल्केन जो होते संतृप्त है, इसीलिए बेटा इनको हम पैराफिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। एल्केन की जितनी भी अभिक्रियाएं आज हम पढ़ेंगे बेटा, सारी अभिक्रियाएं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होंगी। सामान्य स्थिति में सामान्य ताप एवं दाब पर यह अभिक्रिया नहीं करता। इसकी जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं सभी की सभी कब होंगी, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। तो एक पॉइंट आप ये पहले लिखें, उसके बाद फिर ये अभिक्रियाएं वगैरह तो मैं बताऊंगा, यहां लिख देता हूं बेटा मैं। पहली बात क्या कि एल्केन आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। संतृप्त इसी को तो बोलते हैं, संतुष्ट है, उसको किसी से क्रिया आसानी से करनी नहीं है। तो आसानी से एल्केन आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, तो कब करेंगे सर, आसानी से नहीं करते, इसका मतलब है कि भैया उच्च ताप एवं उच्च दाब पर करेंगे, है ना। इनकी सभी अभिक्रियाएं कब होती हैं बेटा, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती हैं, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती है। तो ये बातें तो बेटा आप लिख लें, पता रहना चाहिए, है ना, कि एल्केन बहुत आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, जो भी अभिक्रिया करेगा उच्च ताप एवं उच्च दाब पर करेगा। अब बच्चों लेकिन उच्च ताप और उच्च दाब पर यह अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, जिसमें से पहली है आपकी क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी की जगह में किसी और का आ जाना। ठीक है ना, किसी एक परमाणु की जगह में जब कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो उसी को कहते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन। जैसे बच्चों आपकी एक फेवरेट पिक्चर होगी, शाहरुख खान की, थोड़ी पुरानी पिक्चर है, आपने देखी होगी, लेकिन कुछ कुछ होता है उसमें। क्या है, जो रानी मुखर्जी है वो बेटा काजोल का क्या करती है, प्रतिस्थापन करती है, यानी उसकी जगह में चली जाती है और उसको बेचारी को अलग कर देती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेटा 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, एक है हैलोजनीकरण, दूसरा है नाइट्रीकरण, और बच्चों तीसरा क्या है, सल्फोनीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से कौन सी, हैलोजनीकरण। तो बेटा चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कराना चाह रहे हैं क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब बेटा हैलोजन से अभिक्रिया। अब हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन कौन है यार,
तो बेटा मैंने आपको कई बार बता रखा हूं, एक बार और बता रहा हूं, हैलोजन किसे कहते हैं? समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। सामान्यतः है बच्चों हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, वो एक्स नहीं बेटा, ये वाला एक्स है ना, एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब कि एक्स मतलब हैलोजन। एक्स मतलब कौन है बेटा? हैलोजन। हाँ, आप भी याद रखें कि जो भी बेटा एक्स है वो उसको क्या बोलोगे आज से आप? हैलोजन। तो हैलोजन मतलब होगा क्या? जैसे बेटा होता है क्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2। लेकिन बच्चों हम यहां पर हैलोजन की जगह या तो क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन। हम फ्लोरीन या आयोडीन फिलहाल इस अभिक्रिया में नहीं लेंगे। होता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए जो हैलोजन में उपयोग में लाऊंगा सबसे फेवरेट है बेटा क्लोरीन, और कभी कभी हम ब्रोमीन का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरीन का उपयोग क्यों नहीं करते? तो क्योंकि बेटा फ्लोरीन की सभी अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी हैं, यानी कि क्या होता है इसमें बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित होती, और अत्यधिक ऊष्मा निकलने के कारण खतरा रहता है कि भाई आग वाग ना लग जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन का उपयोग नहीं करते। और आयोडीन की बात रही तो आयोडीन बहुत स्लो अभिक्रिया करता है, बहुत धीमे धीमे करता है, हौले हौले करता है, इसलिए उसका भी उपयोग अपन नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा हैलोजनीकरण। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसका हैलोजनीकरण करा रहे हैं बच्चों? एल्केन का। एल्केन में मैंने लिया CH4 यानी कि मेथेन। मेथेन का हैलोजनीकरण मान लो बेटा मैं क्लोरीन से अभिक्रिया कराता हूं, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि एल्केन तो भैया सामान्य ताप दाब पर अभिक्रिया करेगा ही नहीं। कब करेगा? उच्च ताप एवं दाब पर। तो बेटा यहां पर आपको क्या लेना है? उच्च ताप लेना है, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, या तो उच्च ताप ले लो, या उच्च ताप की व्यवस्था नहीं है तो आप बेटा पराबैंगनी तरंगे लो, सूर्य का प्रकाश ले लो। आप सूर्य का प्रकाश लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन मैं बताऊं बेटा देखो सूर्य के प्रकाश से तो बहुत सारी तरंगे आ रही, हमें चाहिए अच्छी ज्यादा ऊर्जा वाली, तो हम कौन सी लेंगे? पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगों को बेटा हम लोग प्यार से लिखते हैं यूवी। यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी तरंगे, तो यूवी प्रकाश। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश यहां पर हमने दे दिया। तो इसको हमने उच्च ताप पर या बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराए तो होगा क्या? सुनना ध्यान से, यहां पर होगा प्रतिस्थापन। कैसे बच्चों? CH4 से एक H हटेगा और Cl2 से एक Cl हटेगा। एक H यहां से निकला, एक Cl यहां से निकला बेटा, यहां से जो H निकला, यहां से जो Cl निकला बेटा फरार हो गए, भाग गए। कौन कौन भागे? यहां से H और Cl, और क्या बनाए बेटा? इन्होंने बनाए सर HCl। ठीक है बच्चों, क्या बन गया? HCl। अब और क्या होगा सर? यहां से जब एक H चला गया तो क्या बचा? CH3, और यहां पर क्या बचा बच्चों? एक Cl बचा। तो जो CH3 यहां बचा और एक Cl बचा वो आपस में मिलकर बनाएंगे क्या? CH3Cl। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हुआ अभिक्रिया में, दिखा? समझ में आया क्या हुआ? एक H हटा, उसकी जगह Cl आ गया। इसी को तो हम प्रतिस्थापन कह रहे हैं कि H हटेगा उसकी जगह में Cl आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये होती है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन बेटा यह अभिक्रिया यहां रुकेगी नहीं, यह अभिक्रिया तब तक होते रहेगी जब तक कार्बन टकला ना हो जाए। टकला ना हो जाए मतलब कि कार्बन के सारे H एक एक करके गायब ना हो जाए। देखो कैसे, अभी CH4 था, एक H हटा, एक Cl आया। अब दूसरा H हटेगा, दूसरा Cl आएगा, तीसरा हटेगा, तीसरा Cl आएगा, चौथा हटेगा, चौथा। जैसे ही बेटा एक एक करके चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह में 4 Cl आ जाएंगे, अभिक्रिया रुक जाएगी। देखेंगे कैसे। तो बच्चों देखते हैं हम, ये होगा क्या? जैसे हमने लिया क्या, ये आया CH3Cl, इससे पुनः कौन अभिक्रिया करेगा? Cl2। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा और बनाएगा क्या बच्चों? इस बार फिर से HCl। देखो क्या हुआ बेटा, एक H यहां से निकला, एक Cl निकला, एक H निकल गया तो क्या बचा बच्चों? CH2 और Cl। अब एक H निकल गया मतलब बेचारे का एक बंध टूट गया। अब बच्चों पुराना बंध टूटा है तो बेचारे को अधिकार है नया बंध बनाने का, तो ये एक Cl से बंध बना लेगा, तो बनेगा क्या अपने पास? CH2
और बेटा Cl2, एक H और हटा, उसकी जगह Cl आ गया, तो CH2 हो गए, और Cl एक तो था ही, एक और आ गया CH2Cl2। और बच्चों अभिक्रिया फिर नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी सर? क्योंकि अभी भी H है, कार्बन को टकला करना है, उसके सारे हाइड्रोजन हटेंगे तब अभिक्रिया बेटा मानेगी। Cl2 कर क्या रहा है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन खा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब एक Cl आएगा, यहां से एक H आएगा, क्या बनाएगा बेटा HCl, और HCl बन गया, यहां से एक H आया, यहां से एक Cl आया, HCl बन गया बेटा। अब HCl जब बन गया तो यहां से H चला गया, उस H की जगह में एक और Cl आएगा, मतलब एक H गया, मतलब क्या बचा CH, एक H बचा, और बच्चों Cl3, तो इसको हम लिखेंगे क्या CHCl3। इस तरीके से बेटा क्या होगा CHCl3 बन जाएगा। अब CHCl3 मैं बता दूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, और इसका नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है ध्यान रखना है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वही यौगिक है बेटा जिसको सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है ना। फिर आगे देखते हैं क्या अभिक्रिया यहां रुकेगी। बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं रुकेगी सर? अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, क्लोरीन फिर से अभिक्रिया करने आएगा। क्लोरीन तब तक नहीं मानेगा जब तक एक एक करके सारे H ना खा जाए। तो Cl आएगा, यहां से H आएगा, और बनाएगा क्या मेरे बच्चों HCl, और जबकि ये देखिए CHCl3 था, H गया, उसकी जगह एक और Cl आ गया, तो बन क्या गया CCl4। तो देखिए बेटा इस तरह से होता है हेलोजनीकरण। जब एल्केन हेलोजन से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो बेटा एक एक करके जितने हाइड्रोजन है सब हट जाते हैं, और उनकी जगह हेलोजन आते जाता है। जैसे क्लोरीन था तो Cl आते गया, ब्रोमीन होता तो Br आते जाता। आई होप आपको समझ में आया। तो ये है बेटा हेलोजनीकरण। ठीक है, हाँ, लेकिन बेटा कुछ और बातें करते हैं ना, कुछ अच्छे लेवल तक बात करते हैं अपन, सारी बातें समझते हैं कि होता क्या है इसमें। तो इसकी क्रिया विधि पढ़ रहे हैं बेटा अपन कि सर आखिर ये जो परमाणु जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, उसकी क्रिया विधि क्या है। देखिए क्रिया विधि बोर्ड परीक्षा में आए बेटा ऐसी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आ जाए तो भी हम कर ही देंगे बेटा, मैं तो समझा ही रहूंगा आपको। लेकिन आपको क्रिया विधि अगर पता होती है तो आप इस तरह की ढेर सारी अभिक्रियाएं बना सकते हो। तो इसलिए ध्यान से समझो कि आखिर इसकी क्रिया विधि कैसी होती है। तो बेटा इसकी क्रिया विधि को हम बोलते हैं मुक्त मूलक क्रिया विधि। क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त मूलक क्रिया विधि। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि बेटा इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक क्या होते हैं? मुक्त मूलक बेटा वे स्पीसीज होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु में एक अकेला इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उन्हें हम कहते हैं मुक्त मूलक। तो देखते हैं कैसे ये होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि। तो ये होती है बेटा 3 पदों में। पहला होता है, क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभन या आरंभन, है ना। श्रृंखला प्रारंभन भी बोल सकते हैं, आरंभन भी बोल सकते हैं, कोई नहीं बेटा, प्रारंभ होना आरंभ होना एक ही बात है। प्रारंभन पद, यह है अपना पहला स्टेप, यानी कि बेटा पहला पद। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है श्रृंखला प्रारंभन, मतलब कि अभिक्रिया प्रारंभ होगी बेटा, है ना। तो इसमें होता क्या है, जो आपका Cl2 है, Cl2 बेटा ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहां पर बंद होगा। Cl2 ऐसे ही रहेगा ना क्लोरीन, तो आप चाहो Cl2 लिख लो सीधे या ऐसा लिख लो, बात एक ही है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऊष्मा देंगे। ये होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि हमें बंध तोड़ना है बेटा, हम चाह रहे हैं कि इन Cl के बीच का बंध टूट जाए। ठीक है बच्चों, तो Cl के बीच का बंध तोड़ने के लिए हम इसको क्या देंगे बच्चों, या तो ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, या वही मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश में आप रख दोगे, पराबैंगनी प्रकाश में रख दोगे। ठीक है, तो क्या होगा सर, बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जब बंध टूटने पर दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं समबंध वियोजन। समबंध वियोजन होगा। क्या हुआ बच्चों यहां पर? इसका याद रखने लायक बात है कि सर इसका हुआ समबंध वियोजन।
समबंध वियोजन हुआ मतलब कि समान रूप से बंध टूटा, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु ने ले लिया, दूसरा दूसरे ने। अगर अलग अलग परमाणु होते बेटा तो जो उच्च ऋण विद्युतीय होता वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता, फिर उसको हम बोलते विषम बंध वियोजन। देखेंगे जब वो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है बच्चों, इससे क्लोरीन के जो परमाणु थे वो अलग अलग हो गए। इस अणु में जो क्लोरीन के दो परमाणु थे दोनों अलग अलग हो गए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से जो विषम इलेक्ट्रॉन आ गया इसी को हम बोलते हैं मुक्त मूलक। इसको बोलेंगे क्लोरीन मूलक। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरीन मूलक। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रारंभन पद। इस तरीके से अभिक्रिया आरंभ होती है। क्योंकि यहां प्रकाश देना पड़ रहा है यानी ऊष्मा देनी पड़ रही है, अतः यह पद कैसा होगा बच्चों? ऊष्मा शोषी होगा। कैसा पद बोलेंगे इसको हम? ऊष्मा शोषी पद बोलेंगे। जबकि जबकि ये जो अब दूसरा पद आएगा, अब यहां पर क्या होगा बच्चों? स्टेप 2 यानी कि दूसरा पद आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो बेटा इसको बोलेंगे संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद लिखो आप, या संचरण पद भी लिख दो, बात एक ही है। श्रृंखला संचरण पद। तो बेटा श्रृंखला संचरण पद क्या होता है? इसमें संचरण होगा मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए बेटा। होगा ऐसा कि ये जो बना था क्लोरीन मूलक, ये जाएगा एल्केन के पास जिससे अभिक्रिया होनी है। एल्केन मान लो बेटा, मैं उदाहरण के लिए मेथेन ले रहा हूं, तो मेथेन के पास जाएगा और ये क्या करेगा? सुनना ध्यान से। ये सर, ये जो Cl है ये इसमें से एक H को निकालेगा। ये जो Cl है ये इसमें से एक H को निकालेगा और क्या बना लेगा बेटा? HCl। ठीक है, क्या बना लेगा बच्चों? HCl। इस Cl ने यहां से एक H निकाला। अब जब यहां से एक H निकला तो बच्चों बचा क्या? CH3 और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। और बेटा यहां पर बनता क्या है? यहां पर बनता है मैथिल मुक्त मूलक, या इसे आप हाँ मैथिल मुक्त मूलक बोल दो, या बेटा केवल मुक्त मूलक भी बोल दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा यार ये कैसा गड़बड़ कर रहा है। यहां पर ये क्या बन गया? मुक्त मूलक। इस तरीके से बेटा अपन मुक्त मूलक बना लेते हैं। तो दो पद हो गए। पहला क्या हुआ? श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसमें क्या होता है? क्लोरीन के बीच के बंध टूटते हैं, क्लोरीन मूलक बनता है। श्रृंखला संचरण पद में जो क्लोरीन मूलक बना था वो आता है और एल्केन में अटैक करता है, मीथेन में अटैक करेगा और उसका एक H लेके भाग जाएगा, जिससे बेचारा मैथिल मुक्त मूलक बन जाएगा, मतलब कि मुक्त मूलक बन जाएगा, आप ऐसा बोलो। फिर हम जाएंगे तीसरे पद में। तीसरा होता है बेटा समापन पद। श्रृंखला समापन पद। समापन पद यानी कि समाप्ति होगी। हालांकि ये जो तीसरा पद है इसके आने के पहले एक और काम थोड़ा बहुत हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है इसमें बेटा? ये तो हो जाता है और साथ में जो मैथिल मूलक बना वो आता है दूसरे क्लोरीन के साथ, और ये क्या बना लेता है? क्लोरोमीथेन, मतलब CH3Cl। इस तरह से थोड़ा बहुत बेटा अभिक्रिया यहां हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी सारे मैथिल और सारे क्लोरीन मूलक अभिक्रिया नहीं कर पाते, इसलिए अगले पद में जाती है अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। और श्रृंखला समापन पद में बेटा क्या होगा? श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि श्रृंखला समापन पद में अभिक्रिया समाप्त होगी। जो बचे कुचे जितने भी मूलक हैं सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। जैसे बेटा अपनी पुरानी पिक्चरों में होता है ना कि लास्ट में सब हीरो हीरोइन माँ बेटा सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, वैसे ये भी सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। मैथिल मैथिल अगर है तो वो भी आपस में मिल जाएंगे और एथेन बना लेंगे। देखो बेटा इससे हमें ये पता चला कि जब हैलोजनीकरण होता है किसका? मैथेन का, तो एथेन भी साथ में बन जाता है, क्योंकि बचे हुए मैथिल मूलक आपस में मिलकर एथेन बना लेते हैं। बचे हुए क्लोरीन मूलक आपस में मिलजुल के क्लोरीन गैस फिर से बना लेते हैं, और बेटा बचे हुए कुछ मैथिल मूलक क्लोरीन मूलक से मिलकर के CH3Cl बना लेते हैं। इस तरह से सब आपस में मिलजुल करके रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये था बेटा इसका क्या? क्रियाविधि।
और इस तरह से होती है कौन सी अभिक्रिया? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब और डिटेल में चलते हैं बेटा, क्योंकि नीट वगैरह में क्या है, बहुत अंदर तक का ले जाता है सवाल, तो हम उस लेवल तक तो हमें जाना पड़ेगा। हैलोजनीकरण में 2-3 बातें और करता हूं मैं। ये तो बेटा अपन ने छोटा मोटा हैलोजन लिए थे, 1 कार्बन वाला। अगर 2 या 3 कार्बन वाला लें, हम 3 कार्बन से समझते हैं, 2 में भी लगभग सेम ही होता है काम। हम बोलते हैं यहां पर उच्च कार्बन संख्या वाले, उच्च कार्बन संख्या वाले एल्केनों का हैलोजनीकरण, एल्केनों का हैलोजनीकरण। तो बच्चों देखते चलो आप, ये नीट तक बोर्ड में तो हालांकि ये टॉपिक कवर करे संभावना बहुत ही कम है, लेकिन बेटा आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि नीट वगैरह में बिल्कुल यहां से प्रश्न बड़े आराम से बन सकते हैं। पता चल रहा है आपने कोई चैप्टर पढ़े, देखो मैं क्या बोलता हूं, एक चैप्टर पढ़ो ना तो पूरा पढ़ो, ताकि कुछ भी आए तो बन जाए। पता चल रहा है आपने आधी मेहनत करे और जो आया बेटा वो छूटे हुए वैसे आ गया, मेहनत बेकार हो गई, तो ऐसा काम तो अपन करेंगे ही नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो बेटा उच्च वाला लेते CH3 CH2 CH3। देखिए अब यहां पर हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा। सुनना बेटा फिर से, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन आएगा। लेकिन सर यहां 2 अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, ये कार्बन मेरा प्राथमिक कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन है, और बेटा ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है इसलिए इसके हाइड्रोजन द्वितीयक है। कैसे बच्चों? जो कार्बन डायरेक्ट केवल एक कार्बन से जुड़ा रहता है वो प्राथमिक कहलाता है, ये कार्बन एक से जुड़ा है तो प्राथमिक है। ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है इसलिए द्वितीयक है। और द्वितीयक हाइड्रोजन की विस्थापन ज्यादा होगा या प्राथमिक का ज्यादा होगा? देखो होना क्या है अभिक्रिया में, एल्केन से हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ेगा। तो बेटा कौन सा हाइड्रोजन आसानी से हटेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं बेटा यहां पर ध्यान रखने की बात है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, हैलोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो याद रखें बच्चों, सबसे आसानी से विलोपन होता है तृतीयक एल्कोहल का, फिर द्वितीयक का, और सबसे मुश्किल से होता है प्राथमिक का। तो कहने का मतलब है कि जब इसकी क्रिया मैं क्लोरीन से कराऊंगा तो बच्चों वही सूर्य का प्रकाश, और जो उच्च एल्केन है वो थोड़ा कम ताप पे भी अभिक्रिया कर लेते हैं, 25 डिग्री कमरे के ताप पे अभिक्रिया हो जाएगी। तो होगा क्या, क्योंकि इन हाइड्रोजन की क्रियाशीलता अधिक है इसलिए ताप हमें ज्यादा नहीं लगेगा। तो होगा क्या बेटा, द्वितीयक हाइड्रोजन में Cl आके जुड़ेगा, यहां से H हट जाएगा। हुआ क्या, यहां से एक H निकला, द्वितीयक वाले से एक H निकला, और बेटा यहां से Cl निकला, HCl बना लिया। और जो दूसरा Cl है बेटा वो कहां आके जुड़ गया, जहां से H गया था, यानी कि Cl यहां जुड़ गया। समझ में आया बेटा, यहां से H हटा और ये Cl निकला, क्या बना लिए इनने, HCl, HCl अलग हो गया, ठीक है, और बना ये। अब ऐसा नहीं है कि केवल द्वितीयक, लेकिन अधिक मात्रा में द्वितीयक वाला होगा, आएगा ये प्राथमिक में भी, मतलब कि एक H यहां से हटा और Cl यहां आ गया। सुनो बेटा, ये प्राथमिक में से एक H हटा और उसकी जगह एक Cl आ गया, मतलब क्या करूं मैं ऐसा लिखूं कि CH3 CH2 CH2Cl। तो ये प्राथमिक हाइड्रोजन भी हटा और द्वितीयक हाइड्रोजन भी हटा, लेकिन अधिक मात्रा में कौन बनेगा बेटा, जहां से द्वितीयक हटा था, मतलब ये अधिक मात्रा में होगा, और जबकि बच्चों ये कम मात्रा में होगा। इसकी लगभग जो मात्रा होती है बच्चों वो होती है 55% और इसकी मात्रा होती है 45%। लेकिन अगर तृतीयक होता तो बेटा फिर तृतीयक हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से हटता। देखिए मान लो एल्केन की शक्ल में ऐसे लूं, अच्छा प्राथमिक, एक और बात देख लो, या कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये हाइड्रोजन हटा, इसका तो आपने हटा ही नहीं बेचारा, इसका क्या गुनाह था। नहीं बेटा, इसका भी हटेगा, सेम काम होगा, यहां से H हटा और Cl यहां लगा, अगर मैं यहां से भी हटाऊंगा तो भी यही बनेगा। इसीलिए हम प्राथमिक वाले दोनों से हटा के उत्पाद बनाए, कोई मतलब नहीं है इसका, हमें तो
एक प्राथमिक हटा लो, एक द्वितीयक, क्योंकि दूसरे प्राथमिक को हटाओगे तो भी उत्पाद वही प्राप्त होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो अगर बच्चों इसकी अभिक्रिया में क्लोरीन से कराऊं तो देखिए, अब ध्यान से समझिए, एक तो सूर्य का प्रकाश रहेगा, कौन सा, पराबैंगनी प्रकाश, और बेटा अभिक्रिया से हमें पराबैंगनी प्रकाश रहेगा और लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, यहां से H हटेगा, लेकिन कार्बन दो प्रकार के हैं, ये प्राथमिक है, एक से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक है, ये कार्बन भी एक से जुड़ा है, प्राथमिक है। ये देखो, इसको देखो बेटा, बहुत दोस्ती यारी वाला है, कैसे, 1 2 3 से जुड़ा है, तो ये है तृतीयक। तो अब मैं दो तरह के हाइड्रोजन हटाऊं, तृतीयक हाइड्रोजन हटाऊं और प्राथमिक हटाऊं, तो अलग अलग उत्पाद बनेंगे। अधिक कौन सा बनेगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप तृतीयक हाइड्रोजन हटा के जो उत्पाद बनाओगे वो अधिक बनेगा। तो बच्चों हम यहां पर तृतीयक हाइड्रोजन हटा के उत्पाद बनाते हैं और हमें पता होना चाहिए कि ये अधिक मात्रा में बनेगा, और जबकि प्राथमिक को हटा के अगर हम उत्पाद बनाते हैं तो बेटा ये कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, ये लगभग बनता है बेटा 99% और ये तो 1% बनता है। तृतीयक वाला बहुत अधिक क्रियाशील है, तृतीयक हाइड्रोजन का विस्थापन सबसे आसानी से होता है। तो H जब तृतीयक से हटके यहां Cl आया तो ये ज्यादा रहा, और प्राथमिक से हमने हटाया H और यहां Cl जोड़े तो ये कम रहेगा। तो ये बेटा मैंने सारी बातें एक एक चीज आपको बता दिया। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया, अभी बेटा बात कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो कहानी हमने प्रारंभ करे थे वो थी हैलोजनीकरण की। इसमें दो अभिक्रियाएं और थी, मैं पहले आपको दिखा देता हूं। दो अभिक्रियाएं और थी बेटा, नाइट्रीकरण था और सल्फोनीकरण, है ना। तो चलिए इनको तो यहीं साइड में कर लेंगे, इनमें ज्यादा कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं, छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, आसानी से हो जाएंगी। नाइट्रीकरण मतलब होता है बेटा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। HNO3 का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए नाइट्रिक अम्ल से हम अभिक्रिया कराएंगे एल्केन की। तो कभी भी बच्चों नाइट्रिक अम्ल जब भी अभिक्रिया के लिए आप ले जाओगे HNO3, याद रखो इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना, HONO2। कभी भी नाइट्रिक अम्ल जब अभिक्रिया करने जाएगा HNO3 तो बेटा ये टूटेगा HONO2, तो HNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो HONO2 में तोड़ना है, बस यही ध्यान रखो, बाकी तो कुछ है नहीं ज्यादा। अब आप ले लो मीथेन, ये बेटा ले लो इथेन, चलो इथेन ले, चलो मीथेन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। मीथेन ले लेते हैं अपन, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में मीथेन फेवरेट रहता है। तो मीथेन ले लो बेटा। नाइट्रीकरण मतलब इसकी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराओ। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि सामान्य ताप पर नाइट्रोजन से एल्केन जो है कोई से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि इसकी जो अभिक्रिया है बेटा उच्च ताप पर होगी। ये जो अभिक्रिया लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। तो जब अभिक्रिया होगी तो ये जो हमारा HNO3 है ये HONO2 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, HONO2। अब यहां से क्या होगा, एक H निकलेगा और OH, यहां से बेटा CH4 से एक H निकला, इस OH के साथ भाग गया, H और OH मतलब जल बन गया बेटा। क्या बन गया, जल, H2O। और जबकि यहां से जो H निकला उसकी जगह में NO2 लग गया, तो मतलब बना क्या बेटा, CH3NO2। नाइट्रोमीथेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा, NO2 वो बोलते हैं नाइट्रो, ये हमेशा नाम के पहले लगता है नाइट्रो, और एक कार्बन होने के कारण नाम होगा मेथेन। तो इस तरह से बन जाता है बेटा क्या, नाइट्रोमेथेन। चलिए अब एथेन की भी देख लेते हैं, इसमें कुछ शायद आपको अच्छी बात बता पाऊं मैं। या प्रोपेन देख लो बेटा सीधे, CH3 CH2 CH3, ये आ गया प्रोपेन। HNO3 से अभिक्रिया करेगा कितने ताप पर बेटा, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और जैसा मैंने आपको बताया HNO3 को तोड़ लेना HONO2 के रूप में। ठीक है, तो देख बेटा होगा क्या, इस प्राथमिक हाइड्रोजन से भी H निकलेगा, प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो भी निकलेगा और उसकी जगह NO2 जाएगा, और द्वितीयक से भी जाएगा।
समझ में आ रही? देखो दो है यहां, ये प्राथमिक कार्बन है, कैसे? क्योंकि ये डायरेक्ट एक से जुड़ा है और ये द्वितीयक है। अच्छा इसको क्यों नहीं लिख रहा मैं? ये और ये तो एक ही बात है ना बेटा, चाहे तो ये ले लो तो इसको मत लो, और ये ले रहा है तो इसको मत लो, दोनों एक ही बात है ना, बस ये और ये अलग अलग है, तो ये है द्वितीयक, ये है प्राथमिक। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार प्राथमिक हाइड्रोजन को हटाओ, प्राथमिक हाइड्रोजन हटेगा और OH के साथ H2O बनाएगा, और बेटा ये NO2 उसकी जगह में चला जाएगा। सुनना एक बार, देखना क्या बनेगा। NO2 आ जाएगा प्राथमिक हाइड्रोजन की जगह, ये प्राथमिक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह NO2 गया, और जो H हटा उसके साथ OH मिलके जल बना लेगा। जल आखिरी में लिख दूंगा मैं, पहले और कुछ देखो आप। ये बन गया बेटा, और साथ में क्या बनेगा, ये हो गया आपका नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन गया ये? नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है बेटा, अब साथ में क्या होगा, एक बार हम द्वितीयक से हटाएंगे हाइड्रोजन, एक बार बेटा मैं द्वितीयक से भी हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह NO2 लगाऊंगा। ठीक है ना, तो प्राथमिक वाला अधिक आसानी से हटा कि द्वितीयक? तो बेटा द्वितीयक आसानी से हटा, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनेगा, वो कम मात्रा में। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, यहां पर बेटा भंजन भी होता है, यहां पर एक और प्रक्रिया हो जाती है साथ में, भंजन। भंजन मतलब कार्बन कार्बन बंध टूट जाता है, कार्बन कार्बन बंध का टूटना भंजन कहलाता है। ठीक है, तो यहां थोड़ा बहुत भंजन भी हो जाता है, मतलब ये बंध टूट जाएगा बेटा, ये बंध टूटेगा तो क्या होगा, CH3 CH2 के साथ NO2 आ जाएगा, CH3 CH2 के साथ NO2 आ जाएगा, और एक बारी क्या होगा बेटा, इस CH3 के साथ भी NO2 आएगा, तो इतने सारे उत्पाद बनेंगे, और जबकि साथ में जल तो बेटा बनेगा ही बनेगा, लास्ट में लिख लेना जल। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल से ये अभिक्रिया करते, इसको नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है बेटा इसमें क्या, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब होता है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सल्फोनीकरण मतलब क्या होगा बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। चलिए इसको हम यहां पर लिखते हैं। तीसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, सल्फोनीकरण। ये विलोपन की तीसरा उदाहरण है ना, सल्फोनीकरण। तो बेटा सल्फोनीकरण में हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाएगा। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके साथ बेटा SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रहेगी, तो इस मिश्रण को बोलते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। पहली बात, सल्फोनीकरण के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। दूसरी बात, जो कम कार्बन वाले एल्केन है उनमें सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। हम क्या बोलेंगे कि निम्न कार्बन संख्या वाले या कम कार्बन संख्या वाले, कार्बन संख्या वाले एल्केनों में सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। एल्केनों में सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है बेटा, देखिए चीजों को, अब ये पूरा लेक्चर मैं चाहूं तो 15-20 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता हूं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बता के, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम बेटा आप पूरा डिटेल में पढ़ो, फिर उसमें से आपसे जितने प्रश्न बन जाए उतना अच्छा है ना। अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो वो और शॉर्ट हो जाएगा अपने आप। जैसे मान लो हम 10 चीजें पढ़ते हैं तो 5 ही याद रहती, 5 पढ़ेंगे तो बेटा 2 ही 3 याद हो पाएंगी, वो चक्कर। तो हम पढ़ते पूरी चीजें डिटेल में, अब जो जितना आप कर सको बेटा, आपकी मेमोरी, आपकी मेहनत आपके हाथ में। लेकिन उच्च कार्बन संख्या 6 से, आप 6 या 6 से ज्यादा वाले ले लो, जैसे मैंने 6 वाला ले लिया हेक्सेन, इसकी अभिक्रिया बेटा मैं करा रहा हूं किससे, H2SO4 से, और साथ में क्या है SO3 गैस है, सधूम है ना, और ये अभिक्रिया भी उच्च ताप पर होगी बेटा। एल्केन की सारी अभिक्रिया उस ताप पर होती हैं। कभी भी जब भी आप H2SO4 से अभिक्रिया कराओ, इसको तोड़ो HO-HSO3 में। काय में तोड़ोगे बेटा, HO-HSO3, यहां से एक H उठाओ, क्या बचा, एक H उठा लिए, C6H14 में से एक गया 13, मतलब 13,
14 में से 1 हटा दिए 13, और जो H हटा वो इस OH के साथ बेटा जल बना लेगा, और ये HSO3 यहां लगा दो, क्या लगा दें इधर, SO3H, मतलब ये हो जाएगा हेक्सिल सल्फोनिक अम्ल, है ना। पेंटिल 5 कार्बन होते तो, लेकिन 6 से चालू होता है ये, तो हेक्सिल सल्फोनिक अम्ल। इस तरह से बेटा ये हो जाता है सल्फोनीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। चलिए अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये आना चाहिए। अगली अभिक्रिया बेटा दहन। दहन मतलब जलना। दहन दो तरह का होता है बेटा। जलना मतलब कोई भी चीज कब जलती, जब उसको ऑक्सीजन गैस मिलती, तो कभी भी बेटा कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है या नहीं, यह बेटा मतलब कि अगर पर्याप्त मात्रा में मिल गई, जितनी ऑक्सीजन चाहिए पूरी पूरी मिल गई दहन के लिए, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम पूर्ण दहन। और जबकि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम अपूर्ण दहन। एक होता है पूर्ण दहन और एक होता है अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन की प्रचुरता होगी, मतलब कि पर्याप्त मात्रा होगी, ठीक है, पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होगी। जबकि ये होगी बेटा ऑक्सीजन की प्रचुरता नहीं होगी, कमी होगी, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, कम मात्रा में मिल पा रही है। तो होता क्या है, कोई भी एल्केन, जैसे बेटा आपने ले लिए कोई भी एल्केन, इसका दहन, दहन मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, दहन मतलब बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया में ये दहन होगा इसका, और दहन होने पर क्या बनता है बेटा, CO2 गैस, और साथ में बनता है बच्चों जल, ठीक है, ये भी बनता है गैसीय अवस्था में, क्योंकि ऊष्मा निकलती ना। दहन मतलब कोई भी चीज अपन ने जलाए, ऊष्मा निकलेगी बेटा, मतलब कि ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि साथ में बहुत सारी क्या निकलती है, ऊष्मा। और बेटा ऊष्मा निकलने के कारण ही, क्योंकि जब हम एल्केनों का दहन करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा देने के कारण ही इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे बेटा मेथेन है, मेथेन को हम बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग बेटा वाहनों में ईंधन के रूप में होता है, CNG वाले जो ऑटो वगैरह चलते। और बच्चों जो आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसमें जो गैस है वो है ब्यूटेन, जो जलती है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन नीली लौ के साथ जलती है, और ब्यूटेन भी एक एल्केन ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी ऊष्मा देते हैं, है ना, इसीलिए इनको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ, ऑक्सीजन की अगर कमी रहती, तो बेटा आप अगर एल्केन का या किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करते, तो बच्चों फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। क्या बनता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। लेकिन ये ज्यादा नुकसानदायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होती है, अधिक मात्रा में कोई सूंघ ले तो बेहोश हो जाएगा, और बहुत अधिक मात्रा में सूंघ ले बेटे तो राम नाम सत्य है। तो अभी क्या है, एल्केन के लिए एक थोड़ा सिस्टमैटिक समीकरण में लिख रहा हूं, ये पूर्ण अपूर्ण ध्यान रखना। पूर्ण में CO2 बनेगी और H2O, अपूर्ण में बेटा CO और H2। केवल एल्केन नहीं, आप आगे चल के पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ोगे कि जब भी पूर्ण दहन होगा तो CO2 और H2O बनेगा, और अपूर्ण दहन होगा हाइड्रोकार्बन का तो CO और H2O बनेगा। अब बेटा तीसरा देखते हैं, तीसरी बात मैं यहां बता दे रहा हूं। एल्केन का सिस्टमैटिक समीकरण हम ऐसा लिख सकते हैं, CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसका दहन करो बेटा, मतलब ऑक्सीजन से आप अभिक्रिया करो, तो क्या क्या बनेगा मैंने बताया बच्चों। बनेगा सबसे पहले तो CO2, फिर बनेगा दूसरे नंबर में सर H2O, और साथ में बहुत सारी मिलेगी ऊष्मा, यानी कि बेटा हम लिख देंगे ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही। अब संतुलित करते हैं, देखिए कैसे। N यहां कितना, C कितना है बेटा, यहां पर C देखो कितना है, C है यहां पर N, तो यहां पर भी C को मैं क्या कर दूं बच्चों, N। H यहां देखो कितना है, 2n+2, यहां तो सर ये 2 है, यहां 2n+2 है। सुनो देखो H कितना है यहां पर, 2n+2, अगर 2 कॉमन ले लो बेटा तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और यहां पर कितना है, H 2 है, तो मतलब कितना और चाहिए, 2 तो है, साथ में कितना चाहिए बेटा, n+1, इसीलिए बच्चों मैंने लगाया n+1। अब थोड़ा दिमाग आप लोग लगाओ, है ना। और ऑक्सीजन को संतुलित करें, यहां पर ऑक्सीजन देखो 2n, 2n यहां पे है,
और साथ में बेटा n+1 ये वाली हो गई, n+1 तो 3n+1 हो गई। यहां पर भी 3n+1 लाने के लिए बेटा 3n+1/2 लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि बटे का 2 और 2 कट जाएगा, काट मत देना, कट जाएगा, मतलब कि जब आप अगर देखोगे परमाणुओं की संख्या गिनोगे तो इस तरह से ये संतुलित होगा। ये हो गया एल्केन के पूर्ण दहन के लिए एक सिस्टमैटिक सूत्र। याद व्याद नहीं करना है बेटा, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, देखो सुनो जाने दो। अब मान लो यहां CH4 को लिखा सर मैंने, यहां ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब दहन कराया, पूर्ण दहन हुआ, CO2 बनी, H2O बनी और साथ में बन गई ढेर सारी ऊष्मा। ठीक है सर, अब संतुलित करो। देखो बेटा C यहां 1 है तो यहां भी 1 है, बराबर है। अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन देखो यहां 4 है, यहां हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर दो। अब ऑक्सीजन कितने होगा बेटा, 2 और 2 4, तो यहां पर 2 कर दो। ये हो गया संतुलित। अब ये एन वैन वाला छोड़ो, ये ऐसे ही बता दिया मैंने, आप तो ऐसे आसान तरीके से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दहन को तो हमने समझ लिया, लेकिन दहन के बारे में बेटा बोर्ड में तो इतना सा है, लेकिन आप नीट या JEE के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो देखो कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात सुनो। हम यहां पर दहन की ऊष्मा या दहन की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। दहन की एंथैल्पी कब कम होगी कब ज्यादा होगी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना बेटा दहन की एंथैल्पी समानुपाती होती है किसके, तो बेटा हम बोलेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के, कार्बन परमाणुओं की संख्या के। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि एल्केन में कार्बन जितने ज्यादा होंगे उसके दहन की एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। कैसे सर? मैं बोल रहा हूं मीथेन की दहन की एंथैल्पी थोड़ी कम है, और जबकि बेटा एथेन की दहन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा हो गई, और जबकि प्रोपेन की दहन की एंथैल्पी और ज्यादा होगी और ब्यूटेन की और ज्यादा होगी। तो कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है बेटा वैसे वैसे एल्केनों की दहन की एंथैल्पी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, आगे बात करते हैं इसमें, और एक दो बातें और बताऊंगा मैं, अच्छी अच्छी ध्यान से देखते चलो। जो दहन की एंथैल्पी होती है, दहन की एंथैल्पी, ये बेटा अगर आपके पास साइक्लो एल्केन है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगी साइक्लो एल्केन के, साइक्लो एल्केन के वलय के आकार, वलय के आकार के। कहने का मतलब क्या हुआ सर? देखो देखो बेटा क्या होगा, कहने का मतलब कि मान लो आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, फिर है बेटा साइक्लोब्यूटेन, फिर है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और पूछा है इनके दहन की एंथैल्पी का क्रम क्या है। तो ध्यान रखें बेटा आकार जितना बड़ा होगा एंथैल्पी उतनी कम होगी, तो ये इस तरह का क्रम मिलेगा। जबकि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो दहन की एंथैल्पी भी बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से बेटा एक और बात और सुन लो लास्ट, जहां ये अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी, कि जो दहन की एंथैल्पी है, दहन की एंथैल्पी ये होती है व्युत्क्रमानुपाती किसके, शाखाओं की संख्या के, शाखाओं की संख्या के। कहने का मतलब है शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी दहन एंथैल्पी उतनी कम होगी। उदाहरण से बात को समझोगे बेटा आप लोग, जैसे मैंने मान लो यहां पर लिया ये 5 कार्बन परमाणु वाला पेंटेन जो कि सीधे सीधे, फिर 5 कार्बन है लेकिन बेटा एक कार्बन मैंने शाखा में लगा दिया और बाकी के 4 सीधे सीधे जोड़ दिया, फिर बच्चों मैंने 2 कार्बन लगा दिया शाखा में और बाकी के 3 सीधे सीधे जोड़ दिया। अब मुझसे पूछा गया कि बताइए इनकी दहन एंथैल्पी का क्रम क्या है। तो बेटा मैंने क्या बोला, शाखाओं की संख्या जितनी बढ़ेगी दहन एंथैल्पी उतनी घटेगी। तो होगा क्या, इसकी दहन एंथैल्पी सबसे कम और जबकि बेटा इसकी दहन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से दहन एंथैल्पी के प्रश्न नीट वगैरह में अगर आते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए बेटा आप देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब बेटा ये नियंत्रित ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, कि जब हम
एल्केन को किसी ऑक्सीकारक, किसी अपने मन चाहे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, एल्केन के ऑक्सीकरण से अलग अलग उत्पाद बनते हैं जो कि निर्भर करते हैं ऑक्सीकारक की प्रकृति पर। आप अलग अलग ऑक्सीकारक लोगे तो आपको अलग अलग उत्पाद मिलेगा। जैसे 3 चीज आपको याद करने लायक है यहां पर। मान लो मैंने लिया बेटा मीथेन, मीथेन का मैं ऑक्सीकरण कर रहा हूं, लेकिन ये ऑक्सीजन को डिब्बे के अंदर क्यों लिख दिए सर। तो बेटा डिब्बा के अंदर जो ऑक्सीजन लिखी जाती है इसे हम कहते हैं बच्चों नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। मतलब बेटा तुरंत बनाई हुई ऑक्सीजन, ताकि क्रियाशीलता ज्यादा रहे और जल्दी जल्दी अभिक्रिया हो जाए। अब इसे हम ले रहे हैं कॉपर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में लिखेंगे बेटा, कॉपर की उपस्थिति रहेगी और 573 केल्विन ताप होगा, और जबकि बच्चों 100 एटीएम क्या होगा, दाब। ठीक है, इस स्थिति में हमने इसको लिए हैं क्या, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप, और बच्चों 100 नहीं है, सॉरी 10 एटीएम दाब करेंगे, है ना, 10 एटीएम दाब रहेगा। तो इस स्थिति में ये ऑक्सीकरण कराएंगे। इससे बनेगा क्या सर, इससे बनेगा मीथेनॉल, एल्कोहल बनेगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं मीथेनॉल। संतुलित कर लेंगे चाहे तो ये बन गया आपका मेथेनॉल। तो ध्यान रखना कि जब मेथेन को कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप तथा दाब पर ऑक्सीकृत किया जाता है तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। मेथेन से क्या बनेगा बच्चों, मेथेनॉल, मेथेन से मेथेनॉल। ठीक है, अब लेकिन बेटा इसी मेथेन का ऑक्सीकरण अगर मैंने कराया और ऑक्सीकारक बदल दिया सर, मैंने ऑक्सीकारक मैंने ले लिया बेटा मोलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या लिया मैंने ऑक्सीकारक, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो जब बच्चों मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराए तो यहां पर बनता है क्या, HCHO। क्या बनेगा बेटा, HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में बन जाएगा क्या, जल, H2O। ये बन गया क्या बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए उत्पाद बदल गया, पहले अल्कोहल बना था अब एल्डिहाइड बन गया। तो उत्पाद क्यों बदल गया सर, क्योंकि तूने बेटा ऑक्सीकारक बदल दिया। अगर ऑक्सीकारक कॉपर था तो बना था अल्कोहल, ऑक्सीकारक मोलिब्डेनम ऑक्साइड आया तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बेटा थोड़ा रटना पड़ता है और कर लेना इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। एथेन होता मान लो और इसका आप ऑक्सीकरण करते, लेकिन बेटा आप ऑक्सीकारक बदल देते। मान के चलो हम ऑक्सीकारक ले लेते मैंगनीज एसीटेट CH3COO ट्वाइस Mn। मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में बेटा ऑक्सीकरण कराते तो इससे बनता कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता। तो इस तरह से बेटा अलग अलग तरीके से ऑक्सीकरण कराने पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते। कम से कम ये 3 तो आप याद कर लेना। इसका नाम तो पता ही होगा बेटा, एसिटिक अम्ल, और अगर IUPAC नाम लिखना हो तो एथेनोइक अम्ल तो आप लिख ही लोगे। चलिए ऑक्सीकरण को समझ लेने के बाद एक और अभिक्रिया है जिसको हम बोल रहे हैं तापीय अपघटन। यह बेटा ऊष्मीय अपघटन या भंजन, भंजन मतलब मैंने बताया था भूंज देना, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच के बंध तोड़ दो। यहां पर बेटा भंजन में क्या होता है कि ऊष्मा के प्रभाव से क्या होगा, ऊष्मा के प्रभाव से आप गर्म करोगे, ऊष्मा का प्रभाव लगाओगे, तो ऊष्मा के प्रभाव से होगा क्या सर, तो बेटा यहां पर होगा क्या कि ऊष्मा के प्रभाव से C बंध C को तोड़ेंगे तथा C बंध H को तोड़ेंगे। का टूटना क्या कहलाता है, भंजन कहलाता है बच्चों। ठीक है, भांज देंगे इसको। कैसे, जैसे मान लो आपके पास है C8H18, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, ऑक्टेन। ऑक्टेन मान लो इसको आपने गर्म करे। अब गर्म जब करते हैं ना बेटा तो अलग अलग उत्पाद मिलते, कई ठो मिलते हैं बेटा, कई ठो अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। कैसे, जब हमने इसको गर्म करे तो ये कार्बन कार्बन भी टूटेंगे। जैसे मान लो आपको मिल गया C6H14, हेक्सेन मिल गया, और साथ में क्या बचेगा बेटा, 6 कार्बन चले गए तो 2 बचे। तो मतलब इसमें आपको मिलते हैं एल्केन और एल्कीन। देखो क्या मिल गया, ये हेक्सेन है, हेक्सेन,
और बच्चों क्या मिल गया, ये एथीन। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं टूटेंगे तो क्या होगा, इसमें बनेगा एल्केन बनेंगे, कम कार्बन वाले एल्केन, और साथ में एल्कीन बनेंगे। याद रखने वाली बात है बेटा। और भी कुछ बन सकता है। मान लो ये C4 टूटे बेटा, H10, ठीक है, ब्यूटेन अगर बना तो ये क्या बनेगा साथ में, C4H8। ऐसे भी टूट जाएगा। जोड़ के देखो टोटल इतना ही आना चाहिए, है ना। C देखो 4 4 8, 18 चाहिए, तो 10 और 8 18। यहां भी 6 और 2 8, 14 और 4 18। फिर क्या होगा सर, हो सकता है बेटा ऐसा बन जाए कि C कितने हो जाए बेटा 8, H 16 हो जाए, है ना। C तो बराबर रहे, H कितने हो गए बेटा 16, बचा क्या H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बन गई। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बच्चों कि यहां पर C2H6 बचे, 2 कार्बन हो गए, और साथ में बन क्या जाए C4H कितना आएगा बेटा 8, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, 8 है, 2 और 4 6 हो गए। C4 मत करो, इसको C6 करो बेटा, है ना। तो C6H कितने हो जाएंगे यहां पे 12। तो देखिए ऑक्टेन है, तो C2H6 हो गया, मतलब कि C8 चाहिए थे, 2 हो गए और 6 हो गए 8, 6 और 12 18। तो इस तरह से देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भंजन जब इसका करते हैं तो अलग अलग कार्बन संख्या वाले एल्केन तथा एल्कीन मिलते हैं। तब बस याद रखो, आप ये सब याद मत करने लगना, ये तो ऐसे ही बेटा बताने की बात थी, मैंने बता दिया। चलिए अगली अभिक्रिया है समावयवीकरण। समावयवीकरण मतलब जब एल्केन को बेटा हम लगभग 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर AlCl3 और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये अपने समावयवियों में बदलते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको मैंने लिया AlCl3 और साथ में है क्या इसके HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म किया, कितने में बेटा 175 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका समावयवी बनेगा, मतलब एक कार्बन कहां आ जाएगा बच्चों, शाखा में आ जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम समावयवीकरण कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जब एल्केन को AlCl3 तथा AlCl3 में आप निर्जल भी बोल सकते हो, निर्जल AlCl3 तथा HCl की उपस्थिति में 175 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो इसके समावयवी प्राप्त होते हैं, श्रृंखला समावयवी प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था समावयवीकरण। फिर अगली अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एरोमेटीकरण। एरोमेटीकरण अभिक्रिया जो है ये आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जा सकती है और बेटा अदर एग्जाम्स में तो आ ही सकती है। इसमें होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए हेक्सेन है बेटा, CH3 कम से कम 6 कार्बन होना तभी ये होगा, 6 से कम कार्बन में नहीं होगा। पहली बात मैं ये लिख ही दूं, फिर अपन देखते हैं विक्रिया क्या होगी। क्या 6 कार्बन संख्या वाले एल्केनों का एरोमेटीकरण होता है। एरोमेटीकरण होता है। अब क्या होता है बेटा एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटीकरण मतलब ये एरोमेटिक में बदल जाएगा, बेंजीन वगैरह बनाएगा बेटा। कैसे बनाएगा चलिए देखते हैं। जैसे बच्चों हेक्सेन है, तो अब मैं सीधा सीधा नहीं, थोड़ा सा डिजाइन बना के लिख रहा हूं ताकि मैं आपको अभिक्रिया बढ़िया से समझा सकूं बेटा। हेक्सेन मतलब कितने कार्बन है बच्चों, यहां पर है 6 कार्बन। सीधे सीधे लिखते हैं तो मैंने ऐसा घुमा के लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं बेटा। तो जो गर्म किया जाता है अच्छे खासे उच्च ताप पर, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं। और यहां पर हमें कुछ ऑक्सीकारक लेने होते हैं बेटा, यानी कि कुछ अच्छे उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यहां पर हम उत्प्रेरक के रूप में क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड ले सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड बोल दो आप, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं। ये ऑक्सीकारक है बेटा। ऑक्सीकरण करेंगे मतलब हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीकरण मतलब या तो ऑक्सीजन जोड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, यहां हाइड्रोजन हटेगा। यहां से 2H निकालो, यहां से 2 निकालो, बाकी सबसे एक एक निकालो। सुनो क्या करो,
ऐसा बना दो बेटा आप तो, सिंपल सी बात है, बेंजीन बन जाएगा। नाम ही है एरोमेटिकरण, मतलब क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा बेटा, है ना, इस तरीके से। और एक एक पाईबंद ऐसे लगा दो। कुल मिला के बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बेंजीन। और साथ में क्या बनेगा सर, देख यहां से 2 एच हटे, हर एक कॉर्नर में एक ही एक एच बचा, तो यहां से 2 हटे, 2 इधर से हटे, 4, एक 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 इनसे हटा, मतलब 4 और 4 8, मतलब कि 4H2 लिख दूं बेटा मैं साथ में। ये हो गई एरोमेटिकरण, और बेटा हमने एन हेक्सेन से बेंजीन बना लिया। अब परीक्षा में कैसे आएगा, आपको ऐसे आएगा, एन हेक्सेन से बेंजीन बनाइए, तो बेटा बनाते बनना चाहिए। चलिए, अगर यहां 7 कार्बन होते सर, तो मैं क्या करता, क्या करता बेटा, जो अभी करा वही करता, और क्या ही करता। देखिए क्या करता मैं, 3 4 5 6, और बेटा सातवां एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं बन, है ना, यहां तो लिख देते हैं H3, और यहां पर H2, और यहां पर लिखते हैं CH3। ऐसे 7 कार्बन होते, तो वही किसकी उपस्थिति में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और बेटा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनमें से कोई एक लेते हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई एक को लेंगे, तो होगा क्या, 6 कार्बन वाला बेंजीन बन जाएगा, एक CH3 साथ में जुड़ा रहेगा, मतलब बच्चों टॉल्यूइन बन जाएगा। 7 कार्बन अगर रहे तो क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन से हमने ये क्या बना लिया बेटा, टॉल्यूइन बना लिया, इसका नाम है टॉलुइन। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, याद रखने लायक है, पूछी जा सकती है। चलिए अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है, एल्किलीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या है, एल्कीन से हम शाखा वाले एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे। मैंने क्या बोला बेटा, शाखा वाले एल्केन, मतलब जिनमें ब्रांचेज हैं, इस तरह की शाखाएं हैं, ये एल्केन है बच्चों, शाखा वाला। इससे अभिक्रिया किसकी कराने को बोल रहा हूं मैं, किसी एल्कीन की। मान लो बेटा ये मेरे पास है एक एल्कीन, जिससे इसकी अभिक्रिया कराना है, तो कुछ नहीं बच्चों, होगा क्या, यह अभिक्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में, और अभिक्रिया से देखो ये जो पाईबंध है टूट जाएगा, और ये सीधा जाके इधर जुड़ जाएगा। होगा क्या बेटा, देखो ये CH3, ये तो पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं, है ना, ये तो सर ज्यों का त्यों, देखो होगा क्या, ध्यान समझना, ये जो H है ये जाएगा इस कार्बन के साथ, और साथ में ये कार्बन सीधे इधर बंध बना लेगा H की जगह में, तो ये जुड़ गया क्या, CH2। ये जो द्विबंध है बेटा एकल बंध हो जाएगा, और यहां पर एक H यहां से आ गया, तो ये हो जाएगा CH2, और आगे तो बेटा फिर वही है, बाकी चीजें सेम टू सेम लिख देंगे, मतलब CH और 2 ठो CH3 जोड़ देंगे इससे, है ना, ये हो गया बेटा। इस तरीके की अभिक्रिया को एल्किलीकरण कहते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, देख लो सुन लो जाने दो। चलिए अगली अभिक्रिया बेटा लास्ट है इसकी, भाप से अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। जब हम क्या करते हैं, एल्केन को, मान लो मैंने मीथेन लिया, मीथेन को भाप के साथ, जल की भाप के साथ, वाष्प के साथ बेटा अभिक्रिया कराते हैं, और यह अभिक्रिया 1000 डिग्री सेल्सियस में होती है, अच्छे खासे गर्म ताप में, तभी तो बेटा भाप इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना, तब अभिक्रिया कराएंगे। तो होगा क्या, यहां पर बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में बनेगी बेटा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बनाने की औद्योगिक विधि भी कहलाती है, कि जब हम मेथेन में भाप की क्रिया कराते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह से बेटा ये हमने एल्केन के सारे भौतिक गुण, सारे रासायनिक गुण कवर कर लिए हैं, और अगले लेक्चर से अब हम पढ़ना चालू करेंगे किसको, एल्कीन को। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, थोड़ी बहुत अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।